नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग एक शॉर्ट सी चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में एक मैं कॉन्सेप्ट डाल सकूं। आप लोग भी उसके बारे में सोचिएगा। कल के वीडियो में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान को लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो सिनेरियो वर्ल्ड वाइड बना हुआ है उसके बारे में अगर आपको कुछ मैं बताना चाहूं तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात बहुत चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चल रही है। आपने एक दो बार मोदी जी के भी मुंह से सुना होगा। और रशिया के पुतिन साहब सभी ने इस बारे में कुछ कुछ बोला है। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो है क्या? तो इससे पहले आप देखें कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर शेप लेना शुरू करता है जब क्रिश्चियनिटी यूरोप को पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेती है और क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में काफी तेजी से फैलते हैं और बहुत पैसा चर्च के पास आ जाता है। बहुत लूटपाट होती है, बहुत कुछ होता है जिसको कि क्रूसेड्स कह सकते हैं आप, जिसमें कि ये इन्होंने अफ्रीका से लेकर के बहुत सारी कंट्रीज में भयानक लूटपाट की और उनका जो संपत्ति थी, धन संपत्ति जो कुछ भी कह लें आप, वो पूरा लूट के ये लोग यूरोप ले आते हैं और उस पैसे से फिर यूरोप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। इस लूटपाट के साथ होता यह है कि बहुत सारी जगहों से ये बहुत सारी नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, ये सब भी उठा के लाते हैं। भारत से भी बहुत सारी किताबें और ग्रंथ और बहुत कुछ यूरोप पहुंचता है और पैसा जो लूटा हुआ रहता है उसके दम पे ये एक रिसर्च को शुरू करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करते हैं। ये मैं आज से 500-600 साल पहले की बातें आपको बता रहा हूं। तो वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वहां से बनना शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन और वो दूसरा जो सेकंड फेज था क्रूसेड का। तो पहले क्रूसेड में तो इन्होंने सीधे हमला हमला करके, हथियारों से लूटपाट करके उस तरीके से काम किया। लेकिन जो सेकंड फेज आया तो उसमें इन्होंने कॉलोनाइजेशन करके, व्यापार और ट्रेड के नाम पे, क्योंकि तब इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ इन्होंने डेवलप कर लिए, कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए, व्यापार के नाम पर ये अलग अलग देशों में घुस करके, और क्योंकि इनके पास व्यापार, बड़ा व्यापार करने के लिए पूंजी भी आ गई, तो ये उस नजरिए से घुसे और अलग अलग देशों पे इन्होंने मतलब शासन किया, सरकारें अपनी काबिज कर दी, सब कुछ हुआ। तो ये आप समझ लीजिए कि आज से 200 साल, 250 साल पहले ये सब शुरू हुआ। तो ये पार्ट 2 था क्रूसेड्स का। पार्ट 3 में आते हैं तो पार्ट 3 में इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको ये लगा कि ये जो सिस्टम है कि हम डायरेक्टली किसी देश के ऊपर अपनी सरकार बना करके बैठ जाएं, जैसे भारत में अंग्रेज सीधे बैठे हुए थे और शासन कर रहे थे, वो व्यवस्था इनकी गड़बड़ाने लगी और इनको लगने लगा कि अब इसको चलाए रखना मुश्किल है और अलग अलग देशों में भारी विद्रोह शुरू हो जाएंगे और उसके कारण हमारी सरकारों को और हमारे लोगों को खतरा होगा। तो एक नया फॉर्मेट डेवलप किया गया जिसमें कि पपेट गवर्नमेंट्स को बिठाना शुरू किया गया। अपने ऐसी सरकारें अलग अलग देशों में बिठा दी गई जो इनके इशारों पे काम करें। बहुत सी जगहों पे तानाशाह बिठा दिए गए, कहीं पे फौजी तानाशाह, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। और मकसद जो इनका था वो यही था कि उन देशों के रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करें, वहां की जो पॉपुलेशन है उसको एज ए मार्केट हम यूज करें, अपना हम माल बना बना करके बेचते रहें, इनके रॉ मटेरियल हम कच्चा माल जो है वो कचड़े के दामों में खरीदते रहें और पैसे को वो करते रहें, जनरेट करते रहें। ये तीसरा पार्ट था उस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का, ये थर्ड स्टेप था। अब ये थर्ड स्टेप भी जो है कई जगहों पे टूट गया है। इनकी जो पपेट गवर्नमेंट्स थी वो कोलैप्स करने लगी हैं। इसमें रशिया टूटा, चाइना में इन्होंने एक पूरी रजीम बना दी कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी को अपने इशारों पे चलाया, बनाया, सब कुछ किया। अब ये चीजें
आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। भारत के अंदर भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थीं, आप देखें तो वो पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज्ड रहीं और इनके इशारों पे, इनकी पॉलिसीज के हिसाब से डिक्टेशन लेती रहीं। ये लोग उन उन सरकारों को कभी मानव अधिकार के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे धमका के, डरा के, दबाव में डाल के, या फाइनेंशियली, क्योंकि भारत की कोई मतलब स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही आजादी के बाद से, तो भारत की सरकारों को ये लोग दबाए रखे और अपने पक्ष में उल्टे सीधे समझौते कर करके फायदा उठाते रहे भारतीय मार्केट का। और आप समझ लीजिए कि 47 के बाद से ऑलमोस्ट 90s तक इन्होंने अच्छे से लूटा भारत को, फिर 45 साल, 50 साल। इसके बाद से भारत में धीरे धीरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऐसे होने लगे कि एक दूसरा थॉट प्रोसेस जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में है वो उभर के सामने आने लगा। उस बीच में आपने देखा होगा बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कांग्रेस से ही तोड़ तोड़ करके पार्टियां बनाई गई और एक फर्जी टाइप का इलेक्शन करवाया जाता था जिसमें कि जीते चाहे कोई भी, घूम फिर के सारे जुड़ करके एक सरकार बन जाती थी और वो सारी की सारी फॉरेन फंडेड, फॉरेन इशारों पर चलने वाली सरकारें हुआ करती थी। अब जब ये वर्ल्ड ऑर्डर बिखरने लगा है इनका, इस बिखराव को हम देख सकते हैं। अब यहां हुआ ये है कि इजराइल और भारत, ये दो देश ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे से कुछ सोचे समझे तरीके से इस इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे तो बड़ा कोऑर्डिनेटेड काम दिखता है। भारत और इजराइल काफी मिल करके काम कर रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें पहला कदम जो है वो इजराइल ने उठा दिया है, ये हमास वाला एपिसोड करके। इसमें बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और इजराइल की जो सीक्रेट सर्विस है मोसाद, उसको पता कैसे नहीं चला। तो जायज सवाल है, वो लोग उसका कुछ अपना कच्चा पक्का एक्सप्लेनेशन दे भी रहे हैं इजराइल वाले कि भाई नहीं पता था, या उनको ऐसा भरोसा दिलाया गया था फिलिस्तीनियों के द्वारा कि हम लोग अब लड़ाई छोड़ करके शांति से रहना चाहते हैं आपके साथ, इस टाइप का। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझ के इजराइल ने इनको एक मौका दिया कि ये अपनी असलियत दिखा सके और इजराइल के हर एक नागरिक को ये एहसास हो सके कि उनके बाजू में जो लोग बैठे हैं वो इंसानियत से कितने दूर हैं, वो कितने खतरनाक हैं और उनके दिलों में आपके लिए नफरत कितनी है। तो शायद ये जो हमला हुआ है इसको इजराइल ने इग्नोर किया, कि हो जाने दिया, क्योंकि उनको इसके बाद एक बहाना मिल गया, एक कारण मिल गया इजराइल को पूरी तरह से सिक्योर करने का, सुरक्षित करने का। यहां पे एक नैरेटिव बिल्ड करने का भी मौका मिला, जो कि भारत ने भी किया, कि भारत ने खुल करके इजराइल का समर्थन कर दिया। और इजराइल आज की डेट में एक तरफा कार्रवाई कर रहा है गाजा के ऊपर, और उन्होंने अब खुल के ये बात करनी शुरू कर दी है कि हम पूरे गाजा को खाली कराकर और इन सबको देश से निकाल के इजिप्ट में भेजना चाहते हैं। अब ये एक ट्रेंड बनेगा और बहुत सारे देशों ने ये प्लान करना शुरू कर दिया है। जर्मनी से जैसे ये मांग उठनी शुरू हो गई है कि हमारे यहाँ से भी ये जो जिहादी भीड़ इकट्ठी हो गई है, इनका डिपोर्टेशन शुरू किया जाए, इनको वापस इनके देशों में भेजना शुरू करो। तो ये एक सोचा समझा एक स्ट्रैटेजी लगती है। भारत इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे शामिल दिखता है, सामने से नहीं लेकिन पीछे से है। भारत अपनी सुरक्षा के हिसाब से शांत बैठ करके अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है। इसका एक उदाहरण आपको मिलता है कि भारत का इस समय तालिबान के साथ एक अच्छा संबंध बना हुआ है, बातचीत हो रही है और डायरेक्ट बात हो रही है। पहले एक्चुअली क्या होता था कि कतर इनकी दलाली करता था। कतर ने इनका ऑफिस खोल रखा था तालिबान का अपने दोहा में, और सब जिसको भी तालिबान से बात करनी होती थी वो उसको कतर आना पड़ता था और कतर वालों के नज़र के सामने बातचीत होती थी। और कतर कंट्रोल करता था कि तालिबान किसके साथ कितना हद तक बात करेंगे, एग्री करेंगे। लेकिन भारत ने
कतर को यूज तो किया तालिबान के साथ संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद भारत के डायरेक्ट रिलेशन बन गए। भारत डायरेक्ट बात करने लगा तालिबान से। अब इस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को, जिसका कि ये प्यादा है कतर, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत और तालिबान बात क्या कर रहे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है कि अचानक देखेंगे आप, हमास वाली जब बात हुई तो तालिबान की तरफ से एक दो ट्वीट्स आए कि हम लोग को सऊदी अरब और इजिप्ट आदि देश जो हैं वो रास्ता दें और हमारे फाइटर जा रहे हैं हमास की तरफ से लड़ने के लिए। और दूसरे तीसरे दिन ही तालिबान की तरफ से उनका खंडन आ गया कि नहीं भैया, हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे, हमको अपना देश चलाना है, अपना देश संभालना है, अफगानिस्तान की हालत खराब है, हम अफगानिस्तान पे ध्यान देंगे, हम उसको नजर में रखेंगे। तो भारत का कहीं ना कहीं एक ये रोल दिखाई देता है कि जहां पे भारत शायद तालिबान को रोकने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर तालिबान बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है, और शायद तालिबान को एक टारगेट दिया गया है कि आपको पाकिस्तान का तिया पांचा करना है, और वो उसमें लगे हुए हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कहां क्या कर रहा है। अब जो आपने देखा होगा कि मियांवाली का जो एयरफोर्स बेस का अटैक हुआ था, तो उसके बारे में जो खबरें अब आ रही हैं, वहां पे एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं आयशा सिद्दीका, और वो किंग्स कॉलेज लंदन वहां पे प्रोफेसर भी हैं, उनकी बुक भी आई हुई है मिलिट्री के ऊपर, और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उनका काफी नजर रहती है। उनका अभी कल या परसों ट्वीट आया है और वो बड़ा वायरल होके बैठा हुआ है, जिसमें उनका कहना है कि मियांवाली एयरबेस में जो हमला हुआ उसमें तकरीबन 14 जहाज खत्म हुए हैं और 35 पाकिस्तान आर्मी के या एयरफोर्स के जो जवान हैं वो मारे गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो लगातार इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है इस पे। उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, लोग हमारे कोई घायल भी नहीं हुए, और हम लोगों ने सारे आतंकवादियों को मार दिया। लेकिन अब ये सब खबरें आ रही हैं बाहर कि उनके 14 प्लेन जला दिए गए। मतलब आप सोचिए कि कितनी दुर्दिन आ गए हैं पाकिस्तान के कि उनकी एयरफोर्स के हवाई जहाज दुश्मन से लड़ने में नहीं मारे जा रहे हैं, वो अपने देश के अंदर ही अपने हैंगरों में खड़े खड़े ही जला दिए जा रहे हैं, और वो भी उन्हीं के देश के लोगों के द्वारा। तो बिल्कुल एक डिसफंक्शनल अजीबोगरीब हालत में पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर तालिबान की तरफ से ये लगातार हमले किए जा रहे हैं, बलोचों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी काउंटर कोई रिएक्शन करने में या कोई कार्रवाई करने में बिल्कुल अक्षम है, कुछ भी करने की हालत में नहीं है। ये लोग चुपचाप बस बैठे हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हमारे कोई लोग नहीं मरे हैं। और लगातार, मतलब इनके दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से अगर चला जाए तो 339 के करीब लोग सिर्फ जनवरी से अब तक पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के इन आतंकवादियों ने निपटा दिए हैं, मार दिए हैं। ये जो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल आंकड़े हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इनके ऑफिशियल आंकड़े कितने भरोसेमंद हैं, आप ये मियां वाली वाले केस से देखिए कि जिसमें आयशा सिद्दीका कह रही हैं कि 35 आदमी मारे गए हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मारा गया। तो ये इस टाइप से 30-30, 35-35 आदमियों की मौत को झूठ बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। और उसके 1-2 दिन पहले बलूचिस्तान में और क्वेटा में 2 हमले हुए थे जिसमें 14 आदमी इनके मारे गए थे। उसके बाद मियांवाली के बाद अभी कल या परसों एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके साथ में 3 जवान और फिर मारे गए हैं। तो कंसिस्टेंटली जो बलोच और ये तालिबान है, इन्होंने एक प्रेशर बना रखा है, लगातार ये उनके ऊपर अटैक्स भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल अटैक्स कर रहे हैं। अब ये हो कैसे रहा है? तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल 2 हिस्सों में पूरी आर्मी और पूरा समाज बंटा गया है। एक तरफ है पूरा ये पश्तून लोग, पठान,
और दूसरी तरफ हैं ये पंजाबीज। इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है, बहुत तेज। वो इसलिए हो गई है क्योंकि पश्तूनों का एक्चुअली डोमिनेंस आपके कराची में बहुत ज्यादा है। कराची की 30-40% के आसपास पॉपुलेशन पश्तूनों की है। बलूचिस्तान के अंदर 30-40% से ज्यादा पॉपुलेशन पश्तूनों की है। और खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सटा हुआ इनका एक वो एरिया है, स्टेट है, केपीके जिसे बोलते हैं, वहां तो पश्तून ही पश्तून है। इसके अलावा क्या है कि इनकी 16 या 18% इनकी आर्मी के अंदर पश्तून है। और इनके जो ऑफिसर रैंक है उसमें और ज्यादा पश्तून ऑफिसर्स जो हैं, पठान ऑफिसर्स, उनकी संख्या और ज्यादा है। और वहां पे इस समय जो जनरल्स बन रहे हैं लगातार, वो सारे पंजाबी बन रहे हैं, चाहे वो बाजवा हो और चाहे अभी आसिम मुनीर हो। तो हो ये रहा है कि बाजवा के समय पे फैज हमीद को आईएसआई का चीफ बना के रखा हुआ था। फैज हमीद आईएसआई के चीफ थे। फैज हमीद खुद पश्तून है, पठान है। और फैज हमीद इमरान खान के बहुत नजदीकी और बहुत पक्के सपोर्टर हैं। इमरान खान खुद पश्तून या पठान है, ऐसा वो कम से कम कहते तो हैं। तो कहा यह जा रहा है कि फैज हमीद वाला जो एक धड़ा है आईएसआई और आर्मी के अंदर, जो पश्तून और पठान ऑफिसर्स और वो हैं, उन्होंने एक तरीके से बगावत टाइप की हुई है पाकिस्तान आर्मी और आसिम मुनीर के खिलाफ। इससे पहले आपने देखा होगा 9 मई का जो एक इमरान खान की पार्टी वालों ने एक गदर मचाया था पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कि इन्होंने वहां के कोर कमांडर तक के घर में घुस करके उसकी बिरयानी भी खा ली थी, उसका कोरमा भी चुरा के ले गए थे और मकान को आग लगा दी थी, उसकी पतलून तक ले गए थे उठा करके। तो ये सारे भी मोस्टली पठान और पश्तून थे। अब ये लोग कैसे घुसे, क्या किया क्या नहीं किया, भगवान जाने। लेकिन वहां से अपने को साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऐसा कुछ है कि वो ये लोग जो हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, या मन नहीं करता है, या जो भी हो रीजन। और रीजनिंग वही है कि उनको सपोर्ट मिला हुआ है पश्तूनों से। जो आर्मी और आईएसआई के अंदर इनके पश्तून बैठे हैं, उनका एक सपोर्ट मिला हुआ है बाहर बैठे इन पश्तूनों को। ऐसी हालत में बहुत ज्यादा समय तक पाकिस्तान का सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल है। बीच में इन्होंने कुछ उठापटक की थी, वही जो आपको मैं अभी शुरू में मैंने बताया, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वालों का और उसकी कहानियां मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं कि अमेरिका के अंदर ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक 2 टुकड़ों में उनका डीप स्टेट बटा हुआ है। तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वालों के साथ पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान उनका पालतू बच्चा है, पाकिस्तान को बनाने से लेकर के आज तक जिंदा रखने के पीछे ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का हाथ था। तो ये किसी तरीके से उनको कन्विंस कर ले गया था पाकिस्तान कि हमको बचाओ, और वो लोग बचाने के लिए तैयार हो गए थे। और आईएमएफ से पैकेज वैकेज सब मिलने लगा था। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इनको सपोर्ट करने लगी थी कि हाँ भाई ठीक है, तुमको हम पैसा देंगे। प्लान ये था कि धीरे धीरे इनका कर्ज वर्ज उतरवा के इनको पटरी पे ले आ दिया जाएगा, और सऊदी अरब वगैरह कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके, और इनके एयरपोर्ट्स वगैरह, इनकी एयरलाइंस, इनके होटल्स, इनके हाईवेज, सब ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं, यूएई, दुबई, सऊदी अरब, ये लोग इसमें इन्वेस्ट करके इनको प्रोफेशनली चला करके इस देश को पटरी पे ले आएंगे धीरे धीरे। ये एक प्लान था। लेकिन जब से ये इजराइल और हमास वाली कहानी शुरू हुई है, तो अब इन अरब कंट्रीज को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्योंकि ये पाकिस्तान को जो पैसे मिलने वाले थे इधर उधर से, अमेरिका से, सऊदी अरब से, यहां से वहां से, उन पैसों को मतलब अब आप समझ लीजिए वो खटाई में पड़ गए हैं। क्योंकि अब स्थिति ये है कि 25-30 लाख फिलिस्तीनियों को इजराइल लात मार के निकाल रहा है। वो पड़े होंगे जाकर के इजिप्ट के वो सिनाई उसमें रेगिस्तान में। अब इन अरब कंट्रीज के ऊपर दबाव आएगा कि भैया इनको या तो तुम लोग अपने यहां सेटल करो,
और या इनको मदद दो, खाना पानी इनके लिए, घर मकान बनाने की व्यवस्था करो, इनको मदद दो। ऊपर से यूरोप वाले भी अब मूड बना के बैठे हैं कि हमारे यहाँ जो ये बैठे हुए हैं जिहादी, अ, उनको बाहर किया जाए, तो वहां से भी लात मार के निकालने का एक कार्यक्रम बड़े स्तर पे शुरू हो जाएगा। और वो शुरू हो जाएगा तो उनका क्या करना है? अच्छा, इन अरब कंट्रीज को इनसे बड़ा डर लगता है। ये जो अफ्रीका के, पाकिस्तान के, भारत के ये जो जिहादी किस्म के लोग हैं, ये दुनिया भर में फैले हुए हैं, इनसे ये अरब बहुत डरते हैं। क्योंकि अरबों में वो कट्टरपन नहीं है जो इन जाहिलों में है, जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती है। जिस भाषा में इनकी धार्मिक किताब लिखी गई है, वो भाषा इनको आती नहीं है, लेकिन ये उस किताब के इतने बड़े फैन हैं, इस अपने एरिया के जो जिहादी हैं, और अफ्रीका के और बाकी जगहों के। अब अरब कंट्रीज को ये डर लग रहा है कि कहीं इन लोगों को जो ये यूरोप से लात मार के भगाया जाएगा तो इनका रुख कहीं हमारी तरफ ना हो, क्योंकि ये वापस अपने देश में तो जाएंगे नहीं। वहां से तो ये भूखे नंगे थे, इनको यूरोप में ऐशो आराम से रहने की आदत हो गई है, तो यूरोप के स्टैंडर्ड की लाइफ इनको कहाँ मिलेगी? तो अरब कंट्रीज के लिए एक नया सिरदर्द ये वाला हो गया है कि ये जो 25-30 लाख वहां से निकाले जा रहे हैं, फिर अभी पाकिस्तान ने पंगा शुरू कर दिया, वो 10-12 लाख अफगानों को भगाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये क्या है कि मुस्लिम भगाओ आंदोलन टाइप का पूरी दुनिया में चलने वाला है। अब इन सबको रखेगा कौन, इनको खिलाएगा कौन, इनको पहनाएगा कौन? एक वो वाली समस्या आ रही है, और वो सारा बोझ आएगा इन अरब कंट्रीज के ऊपर कि भैया ये तुम्हारे ही यहां से जो आइडियोलॉजी फैली है, ये सब उसकी देन है, अब तुम लोग झेलो इसको। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अरब कंट्रीज के पास अब बहुत ज्यादा कुछ हिम्मत बचेगी पाकिस्तान को मदद करने की या बचा के निकालने की। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका अकेले के दम पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर नहीं सकता है। अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वाला हिस्सा है, उसके पास आज की डेट में अपने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर खड़े करके रखे हुए हैं उन्होंने, जैसे हमास, जैसे यूक्रेन, जैसे चाइना। तो इन्होंने ये सभी सिरदर्द ऐसे बना के रखे हुए हैं कि अभी इनको इसी में बहुत पैसा लगाना है, इन सब चीजों को संभालने के लिए। अब जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन में आप समझ लीजिए कि बहुत साधारण सी चीज नहीं है। वहां पे जो एक हिटलर वाली नाजी सोच थी, जो बिल्कुल एक आतंकवादी टाइप की सोच होती है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी सबको हम मार डालने के लिए हमको फ्रीडम है, पूरी यूक्रेन की जो लड़ाई है वो उस नाजी सोच वाले लोगों के खिलाफ है। दुनिया में जर्मनी जो है वो उस नाजी सोच का गढ़ बना था, जो हिटलर ने पैदा की थी। वहां से सारे के सारे जर्मन्स तो डीरेडिकलाइज हो गए, लेकिन उस नाजी पार्टी का एक हिस्सा यूक्रेन में जिंदा बच गया। तो आप समझ लीजिए कि यूरोप के लिए आगे चल करके आतंकवाद का एक बहुत बड़ा फसाद जो आने वाला है, वो ये यहां से आने वाला है, यूक्रेन से, अगर इनको पैसे ऐसे दे करके और सेटल नहीं किया गया। क्योंकि इनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूरोपियन टाइप की थी, बड़ी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, काम करने की इनको भी आदत नहीं है पाकिस्तानियों टाइप। तो यूरोप के पास तो टाइम नहीं है, यूरोप तो अपनी बचाने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम अपनी बॉर्डर्स को बचा लें, हम अपने यहाँ अपनी इकोनॉमी को बचा लें, और वापस हम रशिया के साथ तेल गैस लेना शुरू कर दें। तो वो वाली कहानी है। फंसा है सिर्फ अमेरिका आगे चल के, और अमेरिका के लिए ये यूक्रेन एक सिरदर्द बनेगा कि इनको पैसा दो, ये पाकिस्तान एक सिरदर्द बनेगा कि इनको पैसा दो, उधर हमास और फिलिस्तीन जो है उसको इन लोगों ने पाला पोसा था, वो फिलिस्तीन की कहानी ही खत्म करने के मूड में है इसराइल। तो उसके बाद इन फिलिस्तीनियों का क्या होगा, उनको लेकर के घूमेंगे ये 25-30 लाख फिलिस्तीनियों को लेकर के अमेरिका को अभी घूमना है, पालना है। तो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर उसमें उलझने वाला है, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में यूरोप की सड़कों पे और अमेरिका की सड़कों पे भी आएगी। इसमें सबसे समझदारी का काम जो किया है वो इसराइल ने किया है कि उसने इसको समझ लिया था कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। जिहाद इज अ मिलिट्री ऑपरेशन,
और उन्होंने उसको बिल्कुल मिलिट्री यूज करके सीधे युद्ध शुरू करके टोटल खत्म करने का मूड बना लिया। भारत को भी आज नहीं तो कल यही प्लान करके चलना है, और शायद वो प्लानिंग भारत भी कर रहा है। और पाकिस्तान को इसलिए पहले डिसमेंटलिंग करने की एक प्रोसेस शुरू कर दी गई है भारत की भी तरफ से, जिसमें कि उनको जो बचाने का एक कोशिश अमेरिका और अरब कंट्रीज की तरफ से हो रही थी, तो इसराइल ने हमारी हेल्प कर दी है, हमास वाला फसाद खड़ा कर दिया है और सब उसमें लग गए हैं। वहां पे इतना लंबा पैसा और बजट लगने वाला है कि अब वो पाकिस्तान को बचाने की हालत में है नहीं। अब यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि पाकिस्तान के बैंड बाजा जोरों से बजना शुरू होगा, क्योंकि जब तक उधर मिडिल ईस्ट में पंगा चल रहा है, तब तक यहाँ पे आप देखेंगे कि तालिबान हर 2 दिन में 1 दिन में कुछ ना कुछ कांड करेगा और बड़ा करेगा। तो वो भी शुरू हो गया है। मैंने 2 दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट भी लिखी थी कि मियांवाली का कांड हुए 1 दिन हो गया है, और मतलब 1-2 दिन हो गए थे और उसके बाद कोई घटना आई नहीं थी सामने। तो वही मैंने लिखा था कि भाई तालिबानी इतनी देर शांत तो बैठते नहीं है, ये हो क्या रहा है। और उसके 1 दिन 2 दिन के बाद उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 4 सैनिक और निपटा दिए। अभी आप देखते जाइए आगे, हर हफ्ते एक दो बड़ा हमला और 2-3 छोटे हमले, ये अब एक रूटीन और रिदम बन जाएगा कि तालिबानी बलोच मिलके इनके यहाँ ये वाले कार्यक्रम अब रेगुलर बेसिस पे शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान की स्थिति तेजी से ज्यादा बिगड़ने वाली है, और अब उसको कहीं से कोई मदद मिलने की संभावना भी ना के बराबर है। कल हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे चाइना की हालत पे। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री राम, धन्यवाद।